नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सवाल यही कि क्या महिलाओं के अधिकार को सबसे ऊपर रखा जाएगा, धर्म के भी ऊपर? 3 तलाक, 4 निकाह और कई सारे गंभीर सवाल, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं ये मामला एक बार फिर से सामने इसलिए आया क्योंकि सरकार ने खुलकर अपना रुख आज साफ किया है। वेंकैया नायडू सामने आए और उन्होंने कहा कि न सिर्फ ट्रिपल तलाक बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ भी सरकार बढ़ रही है और लोगों को अपना रवैया इस तरफ बदलना ही होगा। सुनिए क्या कहा है। कुछ लोग ट्रिपल तलाक को कॉमन सिविल कोड के साथ जोड़ रहे हैं। कॉमन सिविल कोड अलग है। कॉमन सिविल कोड के बारे में चर्चा करने में भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। 1949 में संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 44 में देश कॉमन सिविल कोड के ओर जाना चाहिए ऐसा बताया, सबने एडवोकेट किया है। फिर भी जल्दबाजी में सरकार कुछ करना नहीं चाहते। और कॉमन सिविल कोड माने एक मजहब का, एक रिलीजन का सिविल कोड नहीं है। देश भर में जो कॉन्सेंसस बनेगा उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। हम सब लोगों की एक राय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं है। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले रहते हैं, मुख्तलिफ तहजीबों के मानने वाले रहते हैं, अलग अलग कल्चर है उनका, अलग अलग रीत रिवाज है। सबों को ख़त्म करके एक कानून में बांधने की कोशिश इंतहाई नामुनासिब हरकत है। हम और आप और सारे लोग इस मुल्क में एक एग्रीमेंट के तहत रह रहे हैं और वो एग्रीमेंट हमारा आपका कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से है। अब सवाल यह है कि आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जो सरहद की इतनी चिंता हो रही है, महिलाओं की चिंता क्यों नहीं हो रही है? कौन सा वो डर और खौफ बैठा हुआ है कि बराबरी का अधिकार देने में इतनी परेशानी महसूस हो रही है? कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे। संबित पात्रा हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। राजीव त्यागी जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबा नकवी जी जर्नलिस्ट और ऑथर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। आतिया सिद्दीका जी जो कि जमाते इस्लामी हिंद की सेक्रेटरी है, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। 2 बेहद खास मेहमान, तारिक फतेह साहब ऑथर चेजिंग अ मिराज द ट्रैजिक इल्यूजन ऑफ इस्लामिक स्टेट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सईद अतर देहलवी साहब मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ हैं जो कि ऐसे मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय, चाहे कोई परेशान हो नाराज हो, जरूर रखते हैं। और 2 अन्य खास मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हैं वो है डॉक्टर फहीम बेग साहब और मुफ्ती शमून काज़मी साहब जो कि मुस्लिम धर्म गुरु हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ फहीम बेग साहब शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि सवाल यह है कि आप लोगों की परेशानी क्या है, डर और खौफ क्या है जिसकी वजह से ट्रिपल तलाक के खिलाफ अगर एक आवाज उठती है देश में तो आप कांपने लगते हैं, सांप सूंघ जाता है आपको? देखिए, ये आवाज विद इन द कम्युनिटी नहीं है। सबसे पहला मैं आपको करेक्ट कर दूं, कम्युनिटी की तरफ से ये आवाज नहीं लगाई जा रही है। अफसोस तो इसी बात का है, कम्युनिटी के बाहर के लोग आकर इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और मैं एक मिसाल देना चाहूंगा, सायरा बानो जो जिस नहीं, ये एक सेकंड, ये कंक्लूजन कहां से किया आपने? हवाई नहीं, मतलब दिन में आप स्टूडियो में बैठते हैं या घर में बैठते हैं, सूर्य देखते हैं और एक सपना बना लेते हैं? नहीं, सपना नहीं, बिल्कुल हकीकत है। मैं आपको एक तर्क देके बता रहा हूँ। कोर्ट में जो अभी केस चल रहा है सायरा बानो का चल रहा है, उसके बाद ये सारा बवाल और ये घोटाला शुरू हुआ। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विमेन विंग गई हुई है कोर्ट में, तमाम चीजें आई। सरकार इस मैदान में कूदी और सरकार ने अपनी 2.5-3 साल के जो वक्फा चलाया, इसमें लव जिहाद और दुनिया भर के मसले लेके आए, गाय गोबर सब लेके आए। हाँ। जब वो सारे फ्लॉप हो गए तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा मुद्दा उठाया जाए हाँ। जो पिछले 70 सालों से इस देश में सरकारें चली आ रही हैं, तमाम कानून यहाँ मौजूद हैं, उसके बाद भी ये चल रहा है। जफर सरेश वाला जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मैं आ रही हूँ आपके पास, उससे पहले संबित पात्रा जी जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, मैं फहीम बेग जी से कहूंगा कि हम लोग कुछ तर्क करते हैं। आपने कहा कि सरकार बावरी हो गई है, जो सरकार इस प्रकार की बात कर रही है। आप जानते हैं किस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने एफिडेविट दिया? देखिए, खुद हमारी मुसलमान बहनें वो
पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आपका मनसा क्या है, आप एक एफिडेविट के बाबत इसको कोर्ट में सबमिट करिए। तो आप कहते हैं कि सरकार को एफिडेविट नहीं देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की बात की अवमानना कर देनी चाहिए। सरकार ने एफिडेविट में कहीं नहीं कहा आपके है। पास दूसरा रास्ता भी था। नहीं, सुन लीजिए, आपके पास दूसरा रास्ता भी था कि किसी धर्म का विशेष आंतरिक मामला है, आपने तो पढ़ा उसी तरह से लिया जाए। आपने पढ़ा है, आपने उसमें अपना इंटरफेरेंस करने के बाद इस प्रकार ये फिर साबित कर दिया इस कि प्रकार आप डिक्टेटरशिप मत आपकी करिए। दो नीतियों को बोलने दीजिए, ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। एक सेकंड सर, एक सेकंड पूरा कर लूं। प्लीज सर। ये 29 पेज का एफिडेविट है जो ट्रिपल तलाक केस में सरकार ने सबमिट किया है। मैं एक कॉपी आपको उसका दूंगा, आप पढ़िए उसको डिबेट करने से पहले। आप लास्ट पेज पढ़िए क्या लिखा गया कंक्लूजन में, और ये देश की जनता जाननी चाहिए कि कंक्लूजन में क्या लिखा है। इन कंक्लूजन देयरफॉर इट इज सबमिटेड दैट द इशू ऑफ वैलिडिटी ऑफ ट्रिपल तलाक, nikah halala and polygamy needs to be considered in the light of principles of gender justice and the overriding principles of non-discrimination, dignity and equality. Non-discrimination, dignity और equality, समानता, ठीक है, ये सभा नकवी जी, उनका डर क्या है? कहती है। क्या डर है? आप संविधान क्यों नहीं जब चाहते? प्रोग्राम शुरू हुआ इनके आने से पहले मैंने आपसे कहा कि बहुत 73 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फॉर्म हुआ था, तब से ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ। ज़्यादातर कुछ मर्द आते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमानों की आवाज़ है, हम मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं। इसके बहुत, अब ये जो डिबेट है इसके सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस बहुत सारे आंकड़े हैं, लीगल। लेकिन मैं आपको, क्योंकि मैं और ऐसे ऐसे लफ्ज फेंके जाते हैं, शरिया, आप मुसलमान नहीं हैं, आप ये नहीं मानती, आप वो नहीं मानती, ये सब इस तरह की बातों पे लोग आ जाते हैं। आपको हक नहीं है इस पे बोलने का। इस तरह की नहीं, लेकिन मैं ये मजहब के बाहर मैं आपसे कहती हूँ, ये जो कह रहे हैं, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क में आएगा तो सब धर्मों पे असर पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से 1980s के दौर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीजेपी को जान दी है, इस तरह ये सब लोग आके बीजेपी को जान देंगे। इसमें पारसी धर्म का असर है, सिख धर्म का, सबको। लेकिन नहीं, मुझे खत्म करने दीजिए, खत्म कर लीजिए इस तरह से, क्योंकि ये एक तीसरा पहलू इसका ये है, जब हम कहते हैं कि मुसलमान महिलाओं को, खवातून को हम हक दें, लेकिन पूरी कौम जो है उसके हक धीरे धीरे जा रहे हैं। ये रियलिटी है। लेकिन जिस तरह से ये लोग पेश आते हैं, जिस तरह से ये लोग महिलाओं के हक की बात नहीं करना चाहते, ये उसी इसको और खराब करते हैं। पहले तो ये बताइए ना, ये आपको बाहर की लग रही है क्या? ये जो आप कह रहे हैं कौम से बाहर के लोग आ रहे हैं, ये कौन है? सबा नकवी साहिबा जो बात कह रही हैं, ये अपनी उस जमीन से कह रही हैं जहां पर ये रहती हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में काम करती हैं। आम जो, ये क्या होता है? परिप्रेक्ष्य क्या होता है? आम जो लोग हैं, आम जो लोग हैं, आम महिलाएं जो हैं, आम नहीं है जी। सुनिए, बिल्कुल आम नहीं है, बिल्कुल आम नहीं है, कैसे पहचानते हैं? बिल्कुल आम नहीं है। वो पढ़ लिख गई है तो आम नहीं है। सुन लीजिए, अब आप इतने सारे, अब इन लोगों को नहीं रोकेंगे। कमजोर दलीलें दे रहे हैं, आप इनको नहीं रोकेंगे। इतनी कमजोर मैं एक बात दलीलें दे आपसे रहे हैं बिल्कुल कि चैलेंज करके, हंसा जाए या रोया मैं जाए। आपसे उन चैलेंज को कह रहा आप हूं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भागिए मत, भागिए मत। आप मुझे बताइए कि ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं, ये आपको क्या लगती हैं? ये कौन से बाहर की लगती है? कौन से प्लेनेट से आई हैं? ऑन कैमरा आप पूरे समाज में, गली मोहल्ले में, कस्बों में, शहरों में, गांव में एक सर्वे करा लीजिए। ठीक है, सुनिए ना, तारिक फता साहब जवाब देना चाहते हैं, सुनिए, और वहां से आप इनपुट पॉइंट लीजिए। समझ गए, ठीक है। तारिक फता साहब वो कह रहे हैं कि ये तो कुछ और ही है। नहीं, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ। मैं एक बात कहूं कि मुझ पर भी असर होता है कि आई कैन नॉट गेट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एवरी लॉ दैट दे हैव फॉर्म्ड अफेक्ट्स माय लाइफ एंड माय इकोनॉमिक पोजीशन। सो ये कौन है बताने वाले कि मैं नहीं और ये है? देखिए, क्या है ये? क्या ये शरिया का मुल्क है? मैं इनसे सीधा सवाल पूछती हूँ। जवाब दीजिए। शरिया है कोई जवाब? तारिक फता साहब ही पूछे, फिर दोनों का जवाब दीजिएगा। एक सेकंड देखें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो भी रुकन हैं वो दे आर नॉट इलेक्टेड थ्रू एनी इलेक्टेड ऑफिस। दूसरी चीज, इनके स्टैंड से जितना मुसलमानों का और इस्लाम का नुकसान हुआ है, शायद ही क्योंकि ये इस्लाम का वो पहलू सामने लाते हैं जिसमें हंसने पे भी पाबंदी है। आपने देखा कि बात करते के साथ ही ये नहीं मानते कि 1948 में मैंने जैसे कहा यूएन डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का हर दुनिया के मुल्क ने साइन किया है। क्या आपने पढ़ा है? क्या आप उससे एग्री करते हैं कि हर औरत और मर्द
They are equal, black and white equal. Right to religion and right to refuse religion is the sanctity is guarded by the UN Declaration of Human Rights. दूसरी चीज ये है कि आपके पेट्रियार्कल सिस्टम जो है कि सिर्फ एक मर्द जो एक मौलवी है वो ही डिटरमिन करेगा। कोई आर्किटेक्ट नहीं कर सकता, कोई जनाब इंजीनियर नहीं कर सकता, कोई सिंगर नहीं कर सकता, कोई पोइट नहीं कर सकता। आज आके मुसलमानों का ठेकेदार वही हैं जो मस्जिदों में या मौलवियों में या जमात इस्लामी या सऊदी अरेबिया का कानून लेके यहाँ कर रहे। आखिरी बात मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान की तारीख में एक बड़ा स्ट्रेट वाक़या आया था जिससे आज तक हम जख्मी हैं, वो है बंटवारा 1947 का। उसमें यह तय हुआ कि जिन मुसलमानों को शरिया और इस्लामी मुमलिकत चाहिए वो हिजरत करके पाकिस्तान चले जाए। आपने महाजरों का आचरण देख लिया। और जो सेक्युलर मेरी बात सुनिए, इंडिया हिंदुस्तानियों अपने देश आप पाकिस्तान से मतलब नहीं, पाकिस्तान जैसे लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए। भाई आपने बनाया पॉजिटिव है जो अपने देश के भगोड़े हैं। आप बिल्कुल ठीक है। दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग। देखिए पाकिस्तान आतिया जी बोलना चाहिए, आतिया जी बोलना चाहिए। 22 करोड़ मुसलमानों का ये मजाक बना रहे हैं। आपको शरिया वाला अपने देश के भगोड़े हैं। बिल्कुल आप कनाडा भागिए पर हम यही रहेंगे। आपको कोई किसी ने रोका था? अफसोस आप 15 साल तक पाकिस्तान टीवी की नौकरी कर रहे थे। याद नहीं आया जब आप सऊदी अरब में नौकरी कर रहे करेंगे आप पाकिस्तान टीवी के आप मुलाजिम थे या नहीं? तो क्यों याद नहीं आया हिंदुस्तान? अरबों के बैठ के आप रहे थे तब हिंदुस्तान याद नहीं आया? बिल्कुल शरीयत आईने में बात आपने पाकिस्तान बनाया, औरतों के राइट्स आपने बनाया पाकिस्तान। वोट एक सेकंड, ये भारत पाकिस्तान के बारे में नहीं आतिया जी, आतिया जी इसी इंडिया क्या कर रहे हैं? इमरान खान का चमचा आपका शब्द है। आतिया जी, जफर सरेश वाला जी, जफर सरेश वाला जी, क्या है वो डर और खौफ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुलकर प्रधानमंत्री के खिलाफ जा रहा है? सेकंड खलीफ जो थे उमर, उनके जमाने में इस तरह की तलाक रैंपेंट हो गई थी तो उन्होंने 100 कोड़े मारने की सजा दायर की थी जो इस तरह से तलाक दे। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूं हमारी सरकार से कि अगर जो मुसलमान बगैर ये ड्यू प्रोसेस के अगर तलाक देता है तो उसको 10 साल की सजा होनी चाहिए। रही बात पॉलीगेमी की, अगेन कुरान क्या कहता है सुनिए। कुरान ये कहता है कि आप एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं कहा कि करिए। अगर आप कर सकते हैं तो उसकी कंडीशनें हैं और वो कंडीशनें अंजना रंजना इतनी स्ट्रिंजेंट हैं कि आज के जमाने में कोई ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये कंडीशन गिनाने के बाद कुरान ये कहता है कि और तुम इस तरह से इंसाफ बर्पा नहीं कर पाओगे तो हम ये कहते हैं कि मत करना। तो मैं ये कहता हूं कि पॉलीगेमी अगर किसी को करनी है एक से ज्यादा तो ये कंडीशन है फुलफिल करे। आजकल ये हो गया है कि आप अपनी शहवत को पूरा करने के लिए, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को पूरा करने के लिए मजहब का लिबादा उस पर डालते हो। इसकी इजाजत इस्लाम बिल्कुल नहीं देता। अब जो महिला गांव में किसी छोटे कस्बे में रहती है और उसको ये सब कुछ पता नहीं है, व्हाट्सएप पे तलाक 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 दिया जा रहा है। मैं इसको आपने मुझसे सवाल पूछा था, मैं जवाब तो नहीं पहुंच पाएंगे, वो तो अदालतों के जरिए नहीं पहुंच पाएगी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए आप सरकार, एक बात मैं खत्म कर लूं, एक ही बात मैं कहूंगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो जहालत है मजहबी, उस जहालत को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। आपने पहले एक पिटीशन दायर किया मुस्लिम महिलाओं ने, उसके बाद जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना एफिडेविट दिया उसमें क्या लिखा? ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा, मेरे पास वो है,
पहली बात उन्होंने लिखा ट्रिपल तलाक इज अनडिजायरेबल। ये सरकार नहीं कह रही है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड कह रही है कि वो अनडिजायरेबल है। पता है कि कोर्ट तो उनकी बात मानेगा नहीं, ये तो उनको लिखना ही था। सुनिए, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, अनडिजायरेबल है और ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए इस्लाम इफेक्ट नहीं होगा। फिर वो कहते हैं फिर भी ट्रिपल तलाक होना चाहिए क्योंकि 3 कारण है। कारण नंबर 1, अगर पति अपनी पत्नी से चिढ़ गया और तुरंत तलाक नहीं दिया तो हो सकता है उसको जला दे या मार दे। दूसरा कारण इसलिए कि पति अगर कहे कि पत्नी का कैरेक्टर खराब है तो पत्नी की शादी नहीं होगी। तीसरा उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि महिलाओं की बुद्धि कम होती है और महिलाएं इतनी इंटेलिजेंट नहीं होती हैं कि महिलाएं ये निर्णय ले। सुन लीजिए मैं बोल लूं, महिलाओं की बुद्धि कम होती है, महिलाओं में इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो निर्णय महिलाएं ले सके। तो आपको क्या लगता है हम लोगों का संविधान में अगर हम मान जाएं, यहाँ सब बड़े लोग बैठे हैं, आप बताइए आप क्या मानते हैं कि भारत का संविधान इसे माने कि महिलाएं कमजोर होती है बुद्धि से? देखिए यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि इतने बड़े भारत की जो हमारी संख्या है, पॉपुलेशन है, उसमें अगर कुछ 1-2 खवातीन के साथ ये मामला हो जाता है और वो कोर्ट पहुंचती हैं तो उसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉज में तब्दीली की बात करना ये हमारे समझ में नहीं आती। कि तलाक 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 ये 3 जो शब्द है जो पूर्ण विराम लगा देते हैं अचानक से सामने खड़ी औरत की पूरी जिंदगी पर। यह नहीं कि वो लाचार है, लेकिन यह सवाल कि यह हक सिर्फ पुरुष को क्यों, बराबरी क्यों नहीं किसी भी मजहब में, और क्या यह उसके बुनियादी अधिकारों के खिलाफ है, और अगर है तो उसका क्या किया जाना चाहिए। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं सरकार की तरफ से इस पर क्या कहा गया है। सरकार ने हालांकि सिर्फ ट्रिपल तलाक तक मामला नहीं रखा है जिसका आरोप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगा रहा है। सरकार की तरफ से जब वेंकैया नायडू बोल रहे थे तो इशारों में साफ संकेत थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी राय बदलिए। सुनिए। लॉ कमीशन एक लॉफुल बॉडी है और वो देश में एक अच्छा बहस करना चाहते, लोगों का मत क्या है जानना चाहते, जिनको रुचि है वो लोग इसमें अपना मत क्या है बताना चाहिए। बॉयकॉट करना वही डिक्टेटरशिप है, जो हम कहेंगे उसी को सुनना, नहीं तो हम बॉयकॉट करेंगे। ये लोकतंत्र का भाग नहीं हो सकता है। मगर किसी का राजनीति में रुचि है तो वो लोग राजनीति में आके फिर सरकार को विरोध करें और प्रधानमंत्री का विरोध करें, मगर मजहब के नाम पे किसी का आलोचना करना उचित नहीं है। मुल्क की तमाम कम्युनिटी को और मुख्तलिफ मजहबों के मानने वालों को एक लाठी से हाँकने की तजवीज़ इंतहाई गलत, नामुनासिब और मुल्क को तोड़ने वाली, मुल्क की इत्मीनान और सुकून की फ़िज़ा को ख़त्म करने वाली है। इसलिए हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि इस सवाल नामे का बाइकाट करेंगे, और हम लोगों का ये पहले से फ़ैसला है कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करेंगे। क्या बराबरी का अधिकार नहीं पुरुषों और महिलाओं को मिलना चाहिए? क्या धर्म की आड़ में उस बुनियादी हक पर वार कोई कर सकता है? लेकिन फिर दूसरी तरफ यह सवाल भी है कि क्या सरकार महिलाओं को हथियार बनाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रही है और सिर्फ एक मुखौटा इसे बता रहे हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य वही है ये। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से कर दे जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में है। राजीव त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। शिबा असलम फहमी जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ हैं। बेहद खास मेहमान सबा नकवी जी हमारे साथ जर्नलिस्ट और ऑथर मौजूद हैं। हमारे साथ कई मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। शाइस्ता अंबर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य हैं, और कई महिलाएं यहाँ पर स्टूडियो में भी हैं जो कम से कम अपनी राय, क्या उनकी सोच है इस पूरे मुद्दे पर, वो रखेंगे। क्योंकि सिर्फ कुछ आप जिसे कह दें एलीट लॉट या फिर टीवी डिबेट्स में घूमने वाले लोगों तक ये बहस सीमित नहीं होनी चाहिए। ये जरूरी है कि जो समाज के अनेक अंग हैं उनको इस पूरी बहस में शामिल किया जाए। शाइस्ता अंबर जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। पहले तो जरा रुख साफ हो आपका, क्योंकि बीते दिन जब मैं आपसे बहस कर रही थी तो आपने कहा था कि नहीं ये सरकार जो है बदनीयती से काम कर रही है। आपको लगता है कि ट्रिपल तलाक, 4 निकाह ये होना चाहिए, या अगर बढ़ते हैं कदम उसको रोकने के लिए तो सही है? देखिए, हमने ये नहीं कहा कि बदनीयती है, हमने ये कहा है कि ये शरीयत के मामले हैं और सरकार को की नियत और नीति में पारदर्शिता हो
तो कॉमन सिविल कोड के बारे में पूरी हम लोग पॉइंट समझे कि वो क्या लेकर आए हैं कि शरीयत का मामला, और हमारे देश की कोई भी सरकार होगी, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी और की भी हो, वो सरकार सभी धर्मों के सम्मान और सभी धर्मों के मानने वालों के लॉ के हिसाब से उनका सम्मान करते हुए उनको अधिकार और उनको आजादी देती है। ये सरकार सबके लिए मतलब ट्रिपल तलाक को नहीं छुआ जाए। नहीं, ट्रिपल तलाक तो हम लोगों को बैन कर, हम लोगों ने मांग की है, सुप्रीम कोर्ट में भी मांग की है कि ट्रिपल तलाक एक वक्त में सिटिंग में ट्रिपल तलाक कुरान शरीफ में है नहीं और कुरान शरीफ के कानून के खिलाफ है, इसको बैन किया जाए। औरत का हक खुला लेने का है, जब निकाह एग्रीमेंट है तो निकाह एग्रीमेंट में गवाहों और लिखा पढ़ी में होता है, लोगों के सामने होता है, तो तलाक एक सांस में रात के 2 बजे क्यों बंद कमरे में और क्यों बाई पोस्ट और क्यों व्हाट्सएप, इसकी वैलिडिटी कोई नहीं है, काउंसलिंग में होनी चाहिए और 2 बार है तलाक और वो भी गवाहों और काउंसलिंग के साथ होनी चाहिए। संबित जी मैं आपके पास आऊंगी, रहता है। ठीक है मैम, मैं आ रही हूँ आपके पास। आपके इससे पहले कि मैं संबित आपके पास आऊँ, सबा नकवी जी एक बार मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि प्रधानमंत्री डिक्टेटर है से लेके कह रहा था कि सरहद पर जाइए और सरहद संभालिए, क्यों अपोज कर रहा है इस क्वेश्चनेयर को या फिर इस पूरे बदलाव को? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1973 में फॉर्म हुआ। अब एक खातून है इसमें, अच्छी बात है, लेकिन जहां तक मैंने जब 2000 में जब इन पर स्टोरी की तो पता चला 200 के करीब मर्द, वो भी कंजर्वेटिव मर्द बैठ के अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं। मैं आपको ये बात भी कह दूं कि ये दीन, शरिया, ये सब ये लोग लाते हैं, मजहब, ये सब लफ्ज लाते हैं जिससे हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग डर जाएं, कंफ्यूज हो जाएं। क्या बात है? सीधी सी बात है, ये सब ठेकेदार हैं धर्म के और इन्होंने कभी मुसलमान कौम को आगे आने नहीं दिया क्योंकि ये कंट्रोल चाहते हैं उन पर। और ये जो ट्रिपल तलाक की बात है, मुझे तरस आता है, मुझे शर्म आती है कि इतनी बेसिक सी राइट पर ये लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, कहते हैं कि धर्म, इस्लाम इज अंडर पॉलिटिकल अटैक, इस तरह की बातें करते हैं। कल अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, सरकार की नीयत की बात को आप छोड़िए, अलग रखिए, लेकिन टेक्निकल बात लीजिए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड कभी भी मुल्क में आएगा, उसमें सब धर्म के लोगों पर असर होगा। लेकिन इन्होंने ये मुसलमान के जो रिप्रेजेंटेटिव जो अपने, इन्होंने इसको मुस्लिम मुद्दा बना ही दिया। पहले तो आपका मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए? इन प्रिंसिपल जरूर आना चाहिए सबसे बात करने के बाद, लेकिन ये सिर्फ मुसलमान का मुद्दा नहीं है, इन्होंने बना दिया है पॉलिटिकल मुसलमान का मुद्दा। शिवाजी देखिए, जहाँ तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सवाल है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है जो किसी भी तरह से भारत के सभी मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने का जो दावा है उसका वो खोखला है। और आज तक उसने जो कुछ भी किया है वो मुसलमान महिलाओं के खिलाफ किया है। वो मुसलमान मर्दों की खाप पंचायत है। मतलब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमारे यहाँ महिलाएं हैं लेकिन टेबल पे जगह नहीं थी, इसलिए उनको यहाँ नहीं बिठाया। मैं आपसे यही अर्ज कर रही हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि एक खाप पंचायत है मुसलमानों की, उसकी ये जुर्रत कैसे है कि वो सरकार से ये कहे कि आप हमारे मामले में नहीं बोल सकते। उसकी ये जुर्रत कैसे है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कहे यू स्टे अवे। उसकी ये जुर्रत कैसे है उस खाप पंचायत की कि वो कहे कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट नहीं बोलेगा। इस देश में 2 कानूनी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती। मुस्लिम पर्सनल लॉ भी इस देश की कानून व्यवस्था का ही हिस्सा है। लिहाजा इस पर भारत की अदालत और भारत की संसद दोनों बोलेगी। और मुसलमान महिलाओं ने भारत की सरकार को रुजू किया है कि आप हमारी बात सुनिए, आप हमारी गुहार सुनिए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होता कौन है ये कहने वाला? हम मुसलमान महिलाओं ने सरकार को रुजू किया है, सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया है और अब हम भारतीय संसद को भी रुजू कर रहे हैं। संबित जी कर क्या रहे हैं आप लोग? तारिक फतेह जी भी हमारे साथ आ गए, अपने दर्शकों को मिलवा दें इनसे भी, आपके पास भी मैं आऊंगी। संबित पात्रा जी, आप लोग कर क्या रहे हैं? ट्रिपल तलाक पर फोकस है, लॉ कमीशन के सवालों के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये कहना था असदुद्दीन ओवैसी का बीते दिन कि आप हिंदुत्व का एजेंडा थोप रहे हैं और इसको हथियार और रास्ता बना रहे हैं। थोड़ा सा मैं समझा दूं ताकि कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। नंबर 1, ये ट्रिपल तलाक पे भारत के सरकार ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट क्यों सबमिट किया? क्योंकि शायरा बानो
उन्होंने एक केस किया था, वो एक मुस्लिम महिला है और बहुत सारी बाकी मुस्लिम महिलाओं ने जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर सरकार का रुख क्या है, आप एक एफिडेविट देके उसको स्पष्ट करिए। सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अपना एफिडेविट मांगा तो संविधान संगत कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के आधार पर सरकार ने अपनी तरफ से नहीं, सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा अनुसार एक एफिडेविट दिया। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, एक बार नहीं 4 से अधिक बार सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट ने ही सरकार से पूछा कि आखिर आपकी मंशा क्या है, आप लोग यूसीसी पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। जब ये बार बार लॉ कमीशन से पूछा गया तो लॉ कमीशन ने ये अपील जारी किया और ये सवाल जारी किए। तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, पहली बात, मैं स्टैंड क्लियर कर रहा हूं, बिल्कुल मैं आपको बता दूं। पहली बात तो है ट्रिपल तलाक का विषय और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये दोनों को अलग अलग करके देखने की आवश्यकता है। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय है, लॉ कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उन्होंने कंसेंसस बिल्डिंग का ये प्रोसेस शुरू किया है। एक बात यहां बतानी आवश्यकता है ताकि जनता भी समझ सके। आप देखिए, जैसे शहबाज जी ने सही कहा कि जो लात घूंसा मारेंगे, कल हमने देखा जिस प्रकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने कहा कि मुसलमान धर्म को बदलने, ऐसी बात नहीं है। 6 नंबर प्रश्न से लेके आप 10 नंबर प्रश्न तक पढ़िए, सारे धर्मों के लिए प्रश्न है। आप देखिए 8 नंबर प्रश्न जो है वो हिंदुओं के लिए है कि हिंदू महिलाओं के संपत्ति इनहेरिटेंस के लिए क्या सुझाव है। 9 नंबर क्वेश्चन क्रिश्चियन महिलाओं के लिए है, जो डाइवोर्स मतलब आप सभी धर्मों तक पहुंच रहे हैं और वहां पर क्या बदलाव, क्या रिफॉर्म होना चाहिए, वहां तक पहुंच रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद फहीम बेग साहब भी हमारे साथ होंगे और 3 तलाक 4 निकाह, बड़े सवाल, और इसी पर हम चर्चा करें। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फहीम बेग साहब हमारे साथ हो गए हैं और फहीम बेग साहब, आप तो जाहिर तौर पर इसके खिलाफ होंगे कि इसे बंद किया जाए। सरकार ने जिस तरीके से इंटरफेरेंस किया है एक धर्म विशेष के आंतरिक मामलों में, हम उसके खिलाफ हैं। अभी तो तकरार सिर्फ एक विशेष समुदाय, एक धर्म से है, फिर तकरार शुरू होगी इस देश की जो अदर्स माइनॉरिटीज हैं, जिनके ऐसे ऐसे अधिकार आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए ना, आप बताइए कि आपका क्या कंसर्न है, क्यों इतना डर लग रहा है आपको? अगर महिलाओं को बराबरी का अधिकार से डर लगता है? नहीं, देखिए, ये इसको बहुत खूबसूरती से इसको मोल्ड किया गया है। इतना डर बात कही जाती है महिलाओं के आप डरे हुए हैं, दरअसल बिल्कुल नहीं डरे हुए। अरे सर, डरे हुए हैं, बिल्कुल नहीं डरे हुए। बराबरी का अधिकार, बराबरी, क्या एक महिला तलाक 3 बार बोल के तलाक दे सकती है? हाँ या ना कहिए। बिल्कुल नहीं। और हाँ या ना कहिए, सुनिए, नहीं कर सकती ना। दुरुपयोग और सदुपयोग, ये 2 बड़ी बातें हैं। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप 3 तलाक के कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाएंगे। इस देश में मुसलमान मर्द अपनी जवाबदेही से बहुत देर से हॉलिडे एंजॉय कर रहे हैं। उनको बहुत देर से ये एक हॉलिडे मिला हुआ है कि वो परिवार के अंदर जो चाहे वो करें और कोई उनसे सवाल नहीं करेगा। ये सीधा सीधा मामला है कि इनको जब अपने लिए कुछ चाहिए तो इनको संविधान याद आता है, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, सब कुछ याद आती है। जब मुसलमान महिलाओं को डिग्निफाइड जिंदगी चाहिए, फियरलेस एग्जिस्टेंस विद इन मैरिटल लाइफ चाहिए, उसमें इन लोगों को अपना धर्म याद आ जाता है कि ये हम इंटरप्रिटेशन जो करेंगे वो सही है। तारिक फतेह जी, इससे कोई मतलब नहीं कि कितने ममालिक ने इसको खत्म कर दिया। ऑब्जेक्ट करना चाहूंगा सर, रुक जाए 1 सेकंड, ये बोल ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट करना चाहूंगा। तारिक साहब को किस कॉन्टेक्स्ट में बुलाया गया है? तारिक फतेह जी, देखिए, आपने भी फौरन देख लिया कि इनका ज़हनी तवाजुन किस तरफ है। आप बात साहब के मस्जिद नहीं है, खामोश बोलिए, खामोश, ये मस्जिद नहीं है, बोलिए, ये मस्जिद नहीं है, मौलाना मस्जिद नहीं है। हमारे धार्मिक मामलों में आपको बोलने का कोई अधिकार। अरे आपने कब दिया किसको? किस खलीफा ने हक दिया किसको बोलने का? मंसूर हराज की गर्दन काटने वाले हमको भाषण दे रहे हैं। बात सुने, बात सुने, नसरीन के भाई सलमान रुश्दी के चाचा यहाँ आकर अगर ये बात करेंगे तो मैं समझता हूँ ये सरासर गलत है। ये किसी और तरफ जा रही है, पोलराइज हो रही है। बेग साहब, कम से कम अपने नाम का इंतजार करें। इतनी तो तहजीब होनी चाहिए सर, अपनी बारी का इंतजार करें प्लीज। फतेह साहब जल्दी से। ये कोई औरंगजेब की हुकूमत भी नहीं है। देखिए, कुछ कवानीन इंटरनेशनल लॉ के तहत होते हैं। 1948 में यूएन डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के तहत मर्द और औरत इक्वल है। जिसको तकलीफ है मर्द और औरत का एक होना, उसके लिए 1947 में इनके एक लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा ऐसा मुल्क बनाओ जहां शरिया चलेगा। तो जिनको तकलीफ है हिंदुस्तान से वो चले जाएं।
सऊदी अरेबिया चले जाएं, ईरान चले जाएं, वहां औरतों की वो पिटाई होती है। भाई आपको वहां से तकलीफ थी तो आप यहाँ क्यों आ गए? हम तो हैं हिंदुस्तानी देश में, कैसे भैया हम हैं हिंदुस्तानी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात सिर्फ इतनी है कि बराबरी का अधिकार महिलाओं को, पुरुषों को इस देश का संविधान बुनियादी हक के तौर पर देता है, और कोई भी धर्म, चाहे वोट बैंक की जितनी भी राजनीति हो, कोई भी धर्म उससे ऊपर नहीं रह सकता है। आप देखते रहिए आज तक।